तो दोस्तों, आज से 3 दिन के लिए हम आपके साथ संपूर्ण स्वास्थ्य पर बात करेंगे। तो मैं आप सबके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम कुछ लिखकर जानेंगे, उसको प्रेजेंटेशन को देखेंगे, तो हमारे लिए सब आसान होगा थोड़ा। एक मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर आप सब प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो एक बार की बात होती है, मुल्ला नसरुद्दीन, आप सबने इनके बारे में सुना होगा। मुल्ला के जो जिसे कहते हैं कि कहानियां हैं, किस्से हैं, बहुत ही प्रचलित हैं। क्योंकि ये अपने कहानी किस्सों में, अपने चुटकुलों में एक बहुत सारी, जिसे कहते हैं कि जीवन का गूढ़ ज्ञान दे जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मुल्ला अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। अंदर घर में बिल्कुल अंधेरा होता है और बाहर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। और जब ढूंढ रहे होते हैं, साथ में से यात्री जो होते हैं, उनके आस पड़ोस वाले निकलते जाते होते हैं, देखते जाते हैं कि आज मुल्ला कुछ नई खोज में है, आज कुछ और बम फोड़ने वाला है ये। तो उसके साथ से उनका एक दोस्त निकलता है और वो उससे रहा नहीं जाता मुल्ला को ऐसे देखकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहा है। और वो मुल्ला को कहता है कि मुल्ला, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मुल्ला कहता है कि मेरी ना चाबी खो गई, तो मैं उस चाबी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे ही उनका दोस्त ये सुनता है, तो उसे लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जुट जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लग के चाबी ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो जब दोनों इकट्ठे मिलकर चाबी ढूंढने लगते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो जाते हैं। अंत में मुल्ले का जो दोस्त होता है वो थक जाता है और वो कहता है कि मुल्ला, मैं थक गया हूं, मुझे पहले ये बताओ तुमने चाबी कहाँ गेरी थी? तो मुल्ला उसे कहते हैं, मैंने चाबी अंदर, घर के अंदर गेरी थी, जहाँ पे वो घर के अंदर। तो मुल्ला का दोस्त कहता है, तो बेवकूफ, यहाँ क्यों ढूंढ रहे? क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें घर के अंदर ढूंढना चाहिए। तो मुल्ला उसे कहते हैं, अरे घर में नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि घर में अंधेरा है ना। तो दोस्तों, मुल्ला इस चीज से कहीं ना कहीं हमें बताना चाहते हैं कि कई बार हम अपने जीवन की चाबी गलत जगह पर ढूंढते हैं। ऐसी जगहों पे ढूंढते हैं जहां हमें लगता है कि हाँ, चाबी यहीं कहीं गिरी होगी। और अपने अंदर की एक, जिसे कह लीजिए कि अंधेरे में जाना पसंद नहीं करते हैं, जो छिपी हुई चीजें हैं उनमें जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहां क्या होगा, वहां कुछ नहीं होगा। तो हमारा स्वास्थ्य भी दोस्तों, हम उसकी जो चाबी है, जो चीजें हमें दिख रही हैं, उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है स्वास्थ्य क्या है, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो मैं एक गोली खा लूं। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मेरे पेट में गैस है, चलो मैं एक गोली लूं और कल तक ठीक हो जाऊंगा। पर स्वास्थ्य ये नहीं है दोस्तों। WHO भी अपनी जो एक स्वास्थ्य की जो उनकी परिभाषा है, उसमें बदलाव कर चुका है, क्योंकि उसके लिए स्वास्थ्य अब ये नहीं है कि आप शारीरिक रूप से कितने तंदुरुस्त हैं। स्वास्थ्य आपकी कहीं ना कहीं आपकी भीतरी खुशी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्योंकि भीतरी खुशी से ही हम स्वास्थ्य को संपूर्ण बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक बना सकते हैं। और इसीलिए जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इन 5 4 क्षेत्रों की बात जरूर करते हैं। हालांकि हम एक ही क्षेत्र को ज्यादातर जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉडी। हमें लगता है मेरे शरीर के अंदर कुछ चल रहा है, तो जब शरीर के ऊपर मेरे को वो चीज दिखने लगती है, बुखार के रूप में, कोई बीमारी के रूप में, तब मुझे लगता है मेरे शरीर को किसी चीज की आवश्यकता है। तब मैं अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने लगता हूँ, इधर उधर भागने लगता हूँ, उसके उपचार के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढने लगता हूँ। ये मेरा जो क्षेत्र है, जिसे हम कह लीजिए कि मेरे शरीर का क्षेत्र है।
पर इसके अलावा जिसे हम कहते हैं एम, यानी कि माइंड, मेरा मन, हमारे बॉडी के पीछे हमारा मन है दोस्तों। शरीर जो है हमारा, हमारे अस्तित्व का सबसे छोटा हिस्सा है, जबकि स्थूल स्तर पर हमें यही दिखता है और हम इसी को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं। पर शरीर से बड़ा है मन, और मन जिसके अंदर हमारे विचार चलते हैं, हमारी सोच, हमारी धारणाएं, हम जीवन के प्रति क्या नजरिया रखते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है किसी रिश्ते को देखने का, अपने जीवन की समस्याओं को देखने का, अपने जीवन को देखने का, वो सारा हमारा कहीं ना कहीं मन की धारणाओं से आता है, मन की परतों से आता है। और इसके अलावा है हमारे इमोशंस, जिसको हम कहते हैं ई। अब ई हमारे अंदर बॉडी है, माइंड है और इमोशनल बॉडी है दोस्तों। इमोशनल बॉडी यानी कि जिसके अंदर हमारे सारे इमोशंस या भावनाएं रहती हैं। अब इमोशंस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हमें केवल अपने अच्छे इमोशंस ही पसंद होते हैं, अपने बुरे इमोशंस को हम देखते नहीं हैं। अगर मुझे उदासी का भाव है, मैं उदास हूंगा तो फटाफट क्या सोचूंगा कि चलो कुछ और अच्छा कर लेते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो बाहर घूम के आते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। तो हम अपनी उदासी को कहीं ना कहीं अंदर दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस के प्रति भी पूरा एक एक भाव नहीं रखते हैं जिसमें हम उनको अपना पाए। पर ये भी हमारा एक शरीर है, हमारी इमोशनल बॉडी है दोस्तों। और आखिरी स्तर जिसे हम कहते हैं एस, एस यानी कि स्पिरिट। अब इन सब के पीछे, जैसे बॉडी है, जैसे माइंड है, जैसे इमोशंस हैं, उन सब के पीछे क्या है, हमारा स्पिरिट, हमारा आत्मा। तो ये क्षेत्र हमारा भूला नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये सारे अदर जो हमारे अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, जो बाकी के 3 क्षेत्र हैं, उन सब का जो ईंधन का जो काम करता है, वो हमारा स्पिरिट का क्षेत्र होता है। या कह लीजिए कि ये एक क्षेत्र नहीं है, यही एक क्षेत्र है जिसमें से बाकी सब क्षेत्र निकलते हैं। तो जब हम अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर का जो स्वस्थ होना, संपूर्ण स्वस्थता को पाना एक स्वभाव बन जाता है, हमारा प्राकृतिक स्वभाव होता है दोस्तों। तो इसीलिए जब हम अपने को स्वस्थ करना चाहते हैं दोस्तों, आप में से कई श्रोतागण होंगे यहाँ पे जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होंगे, या कोई चीज उनको अपने भीतर परेशान कर रही है दोस्तों। तो आज से 3 दिन के अंदर जो भी आप करने वाले हैं, मैं कहूंगा कि आप अपनी पीड़ा को केवल एक शारीरिक स्तर पर ना देखें, उस शारीरिक स्तर से बढ़कर उसे आगे जानने का प्रयास करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये पीड़ा कुछ आपको आ रही है, तो ये शारीरिक स्तर से कुछ ज्यादा आपसे कहना चाहती। तो उसे मन के स्तर पर जानने का प्रयास करें, उसे इमोशंस के स्तर पर जानने का प्रयास करें, उसे अपने स्पिरिट के स्तर पर, जहाँ से हमारी पूरी शक्ति निकलती है, जहाँ से, जिसे हम अपना ईंधन कह रहे हैं अपने अस्तित्व का, वो शक्ति जो निकलती है, तो ये सारे ही क्षेत्रों में हमें देखना जरूर होगा। तो इसीलिए अगर हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन सब क्षेत्रों में अपने आप को देखना होगा। और हर व्यक्ति के जीवन में इस संपूर्णता को जीने के लिए, हर के लिए ही ये 4 क्षेत्र है। और जिस प्रकार की हमारी चेतना है, जिस प्रकार की चेतना का हम अनुभव करते हैं, जैसे हम सृष्टि, जैसे हम कह लीजिए कि कॉन्शियसनेस के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, वही हमारा रिलेशनशिप इन सब क्षेत्रों में बोलता है। तो जैसे मैं कहूँ कि क्या विचार है आपका उस प्योर कॉन्शियसनेस के लिए, उस शुद्ध चेतना के लिए? अगर विचार है कि वो मेरे से बहुत दूर है, मेरी पकड़ में नहीं है, मैं तो बहुत ही दुष्ट आदमी हूँ, मैं तो बड़ी पीड़ा में हूँ, मेरे को कौन देखेगा, मैं तो एक मैं तो बहुत बेचारा हूँ,
तो ऐसे ही स्वभाव आपके स्वस्थ शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके मन के रूप में, आपके मनोमय कोश में कहीं ना कहीं विस्तृत होते हैं, आपके इमोशंस को दूषित करते हैं और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके शरीर में दिखने लगते हैं दोस्तों। और कोई भी बीमारी अपने आप शरीर में पैदा नहीं होती दोस्तों। उसकी, जिसे कह लीजिए कि बाहर चाहे हमें हाथी दिखे, पर हाथी की पूंछ कहीं ना कहीं हमारे मन में और हमारे इमोशंस में जुड़ी होती। तो ये 3 दिनों में आप कहीं ना कहीं इन सब एस्पेक्ट्स को, इन सब क्षेत्रों को दोस्तों समझने वाले हैं। और जब आप अपने स्वस्थता को बनाने के लिए, जब आप अपने आप को इन सब क्षेत्रों में देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि मुझे काम कहाँ करना है। क्योंकि अभी तो हमारा काम कहाँ लगता है कि चलो दर्द हो रही है तो बाम लगाओ, गोली खाओ, हो जाएगा ठीक। पर नहीं, वो केवल आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का केवल 10वां हिस्सा है दोस्तों। जो जो 90% हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कहीं और पड़ा है, और उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य कौन पा सकता है? संपूर्ण स्वास्थ्य वही पा सकता है जो अपने आप को जानने के लिए तैयार, जो अपने आप को जानना नहीं चाहता, जो अपने अस्तित्व को समझना नहीं चाहता, जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मृत्यु के बाद क्या होता है, मेरा जीवन एक, जिसे कह लीजिए फ्री विल है या एक किस्मत में जुड़ा हुआ है, या मेरे पास स्वेच्छा है। जो व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानना चाहता, वो कहीं ना कहीं स्वस्थता की पूरी परिभाषा को नहीं समझ पाता और छोटी छोटी खुशियों में ही घुसा रहता है। छोटी खुशियां कैसे? आज मोबाइल ले लो तो खुशी है, कल जब वो मॉडल पुराना हो जाएगा फिर हम एक नए मोबाइल पर पहुंचेंगे, नए टीवी पर पहुंचेंगे, नए कार में पहुंचेंगे, नए घर में पहुंचेंगे। पर ये छोटी छोटी खुशी है। ये खुशी दिन दुगनी रात चौगनी नहीं होगी, हर दिन के साथ घटती जाएगी। पर जो परम खुशी होती है वो हर दिन के साथ दिन दुगनी रात चौगनी होगी। तो उस खुशी तक पहुंचना ही हमें संपूर्ण स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं वो स्वाद चखा सकता है। तो दोस्तों, अब हमारी 2 प्रकार की धारणाएं होती हैं, 2 प्रकार के हमारे, जिसे कह लीजिए कि हमारे 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है जो सिकनेस कॉन्शियसनेस में है। सिकनेस कॉन्शियसनेस यानी कि जो बेचारे की चेतना में है, जो बीमार की चेतना में है, जिसे लगता है मैं तो बहुत दुखी हूं, ऐसी चेतना में है। और एक व्यक्ति जो एक वेलनेस कॉन्शियसनेस में है। वेलनेस यानी कि जिसको लगता है मेरे कल्याण के लिए सब हो रहा है, जिसे लगता है कि सृष्टि के कल्याण में सब हो रहा है, जिसे लगता है सबके कल्याण में ही सब कुछ हो रहा है। तो 2 प्रकार की हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं हमारे जीवन का, वो कहीं ना कहीं हमें समझने हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या विचारधारा होती है, आइए उसको जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, इनका पर्यावरण के प्रति क्या प्रक्रिया होती है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके प्रति क्या प्रक्रिया होती है। जो बीमार कॉन्शियसनेस होती है, जो यानी कि बेचारा की कॉन्शियसनेस होती है, उनको हमेशा लगता है कि पर्यावरण में ऐसी चीजें हैं जो डरावनी है और अनसर्टेन अनसर्टन है, कि वो कहीं ना कहीं कभी भी मुझे हार्म कर सकती है। तो ये हमेशा ही अपने आप को बचाने के स्वरूप में लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हानि ना हो जाए, मुझे क्षति ना हो जाए। ये इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। पर इसके विपरीत जो वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है? उनकी चेतना, उनका दृष्टिकोण दुनिया को देखने का होता है कि भले ही सब कुछ अनिश्चित है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अगले पल का भी किसी को नहीं पता है, पर इस अनिश्चितता के होते हुए भी मैं इस जीवन में सुरक्षित हूँ। इस सब के होते हुए भी मैं अपने जीवन पर, अपने जीवन के जो जो चलना है उसका फ्लो है,
उस पर मैं कहीं ना कहीं विश्वास रख सकता हूँ और मैं पूरे ही सेफ तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये उनका बाहर के पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण होता है। और दूसरा नजरिया, अब दूसरा क्या है, दूसरों के प्रति व्यवहार पर क्या प्रक्रिया होती है। जब दूसरों का कोई व्यवहार होता है उस पर कैसी प्रक्रिया होती है। अब जो बीमारी की कॉन्शियसनेस वाले होते हैं या जो बेचारा की कॉन्शियसनेस के वाले होते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी दृष्टिकोण में क्या होता है कि मैं अक्सर अकेला और असामर्थ्य हूँ, यानी कि मैं अलोन हूँ और इनकेपेबल हूँ। मेरा मजाक उड़ाया गया, दंडित किया गया और आलोचना की गई। तो जीवन में ऐसे अनुभव सबके साथ होते हैं दोस्तों। पर सिकनेस कॉन्शियसनेस वाले, जो बेचारा चेतना वाले जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन अनुभवों के साथ जुड़ जाते हैं, अपने कटु अनुभवों के साथ जुड़ जाते हैं और इसी को ही अपने जीवन की सच्चाई बना लेते हैं। अब जब अपने जीवन की सच्चाई इन विचारों को बना लिया, तो क्या होता है, यही विचार आपके भीतर आपके ईंधन का काम करते हैं। आपके आपके शरीर में जो रक्त बहता है उसके अंदर ये विचार है। आपके जो शरीर के अंदर सेल्स हैं उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग है। आपका जो सेल से बने हुए डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गन्स हैं उसके अंदर भी यही जो प्रोग्रामिंग है कहीं ना कहीं वास करती है। और वेलनेस कॉन्शियसनेस, जो कल्याणकारी चेतना के पास रहते हैं, उन्हें क्या लगता है, मुझे अपने आसपास के लोगों द्वारा प्यार और पोषण किया जाता है। उनका ध्यान हमेशा प्यार, लव और नरिशमेंट पर रहता है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे अनुभव होते हैं जब उन्हें कहीं ना कहीं याद कराया जाता है कि तुम इनकेपेबल हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। पर इसके होते हुए भी वो जो सृष्टि से, जो दूसरों से उनको जो प्यार मिलता है, जो नरिशमेंट मिलती है, उस पर उनका ध्यान रहता है दोस्तों। तो जीवन दोस्तों ये नहीं है कि मुझे ज्यादा प्यार मिले, जीवन ये है कि जितना भी मिला है मैं उसके प्रति प्रेम का भाव रखूं, क्योंकि फिर जो मिला है, जो नहीं मिला है, सबके प्रति मेरे पास प्रेम रहेगा। और यही जो दृष्टिकोण होता है वो वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोगों के अंदर है। तीसरा, अब भावनात्मक प्रक्रिया क्या होती है, हमारा इमोशनल स्टेट क्या होता है, हमारा इमोशनल बिहेवियर कैसा होता है। जो सिकनेस कॉन्शियसनेस वाले या बेचारा कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं, वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को छुपाते हैं और अक्सर दुख और गुस्से के अंदर ही दबे रहते हैं। उनके अंदर होता है, भले ही वो चाहे किसी को ना दिखाए, क्योंकि वो सप्रेस करते हैं अंदर, अपने अंदर। और जब अपने अंदर सप्रेस करते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप है उस तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वास्तविक स्वरूप और बाहर के स्वरूप के अंदर बहुत सारा कचरा जमा हुआ हुआ है। और वो कचरा क्या है, जो इमोशंस हमने अपने अंदर दबाए, उनका गला दबा दिया, उनको अपने अंदर कहीं ना कहीं छुपा दिया। और फिर यही इमोशंस कहीं ना कहीं बाहर जाकर हमारे अंदर बीमारी का रूप लेते हैं। वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग क्या करते हैं कि वो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, भले ही वो भावनाएं अच्छी हो ना अच्छी हो, पर उनको एक प्राकृतिक स्वभाव से लेते हैं। क्योंकि जो भी हमारे अंदर भावना पैदा होती है दोस्तों, अगर वो पैदा हो रही है तो उसका कोई ना कोई, जिसे कह लीजिए, कारण है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। तो इसी चीज को अपने मद्देनजर रखते हुए वो अपने भीतर की जो नेचुरल प्रकृति है उसके अंदर जो वेव्स उठती हैं, जो लहरें उठती हैं इमोशंस की, उन सब इमोशंस के प्रति एक देखने का भाव, एक जागरूकता का भाव, उसको प्रेम से देखने का भाव रखते हैं। फिर क्या है, हमारा मानसिक पैटर्न क्या होता है। जो सिकनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं उनका जो मानसिक पैटर्न होता है वो होता है कि मैं हमेशा अपने आप को डरा हुआ महसूस करना, मैं अपनी भावनाओं को महसूस करने से डरता हूँ, मेरा सच बोलना सुरक्षित नहीं। तो अपनी भावनाओं से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेरा गुस्सा निकल गया तो
जिसे कहते हैं ना ज्वालामुखी फट जाएगा, अगर मैं रो दूंगा तो अंदर बहुत दुख आएगा, फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर का समुंदर बहता जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। जो वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं, वो कोई भी इमोशन हो, कोई भी मानसिक पैटर्न हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो डिस्कम्फर्टिंग हो, जिसके अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आती हो, पर उसको देखने की क्षमता रखते हैं। एक दृढ़ विश्वास के साथ, उसके साथ निडरता के साथ उसके अंदर उसको महसूस करते हैं। क्योंकि अगर हम अपने अंदर जो डिस्कम्फर्टिंग है उसको महसूस नहीं करेंगे दोस्तों, तो क्या है, जहां हमारी अटेंशन चाहिए हम वहां अटेंशन नहीं दे रहे। अब आप सोच लीजिए, जहां आप अपनी अटेंशन नहीं दे रहे, तो आप आज उसको अटेंशन नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों नहीं देंगे, 1 साल नहीं देंगे, 2 साल नहीं देंगे, 4 साल नहीं देंगे, 5वें साल उस अटेंशन का कुछ और बन जाएगा। अब वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बार आप उसे छोड़ते रहे, वो धीरे धीरे अपनी, उसकी आवाज जो है, उसका जो क्रंदन है वो तेज होने लगा। अब उसकी आवाज इतनी बढ़ गई कि अब आपको बाहर से सुनाई दे रही है, अब ना सुनने चाहते हुए भी आपको सुनना ही पड़े। तो इसीलिए अपने अंदर जो भी ज्वार भाटे के समान हमारी भावनाएं उठी, हमारे जो पैटर्न्स उठे, उनको देखना, उनको रुक कर देखने का स्वभाव एक कल्याणकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति के अंदर होना। इसके अलावा हमारा अगला, जिसे हम कहते हैं हमारा मूल विचार यानी कि कोर बिलीफ। अब हमारा, जिस प्रकार से एक लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर डलता है दोस्तों, और वो सॉफ्टवेयर डाल देता है कि 2+2 4 होगा, तो हमेशा जब आप 2+2 डालेंगे वो 4 ही निकालेगा लैपटॉप, आपको बार बार प्लस नहीं करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर मूल विचार होता है, जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर का काम करता है, प्रोग्रामिंग का काम करता है। और ये ऐसा मूल विचार होता है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सार्थक करता है उस प्रोग्राम से। तो जो सिकनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं, उनके मूल विचार क्या होते हैं? मैं सुख, सफलता और प्रचुरता के योग्य नहीं हूँ। मैं यानी कि अपनी हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस के काबिल नहीं हूँ। दुनिया को देने के लिए मेरे पास कोई मूल्य चीज नहीं है, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं दुनिया को कुछ भी समर्पित कर पाऊँ। तो ऐसी प्रवृत्ति में रहना यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज का अभाव होना। और जब हम अपने आप को एक अभाव की दृष्टि से देखते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो सृष्टि फिर हमें वही बनाती है। हमारे उपनिषद कहते हैं यत पिंड तत् ब्रह्मांड, यानी कि जैसा आपका पिंड होगा वैसा ही आपका ब्रह्मांड होगा, जैसा आपका मूल विचार होगा वैसी ही आपकी सृष्टि होगी। तो जिसका मूल विचार इस बेचारे की कॉन्शियसनेस के साथ एक बीमारी की कॉन्शियसनेस के जुड़ा होगा, तो वो हमेशा अपने जीवन की सिचुएशंस में इन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं अनुभव करेगा। इसके विपरीत जो एक कल्याणकारी कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति होता है, उसे लगता है मैं प्यार, बहुतायत, सफलता, अच्छी तरह से व्यवहार किए जाने, मूल्यवान होने के लायक हूँ। यानी कि वो अपने आप को बताते हैं कि मैं प्रेम के लायक हूँ, मैं अबंडेंस के लायक हूँ, मैं सक्सेस यानी कि सफलता के लायक हूँ, मेरे साथ अच्छा व्यवहार होने के लायक हूँ, और मैं मूल्यवान हूँ, जिसके जिसके स्वरूप मैं कुछ ना कुछ इस सृष्टि में अपनी खुशबू बिखेर सकता हूँ। और अपने आप को एक यूनिक रूप से देखना, क्योंकि हम सब एक, जिसे कह लीजिए बागीचे में अलग अलग फूल है, किसी भी फूल की खुशबू दूसरे फूल जैसी नहीं है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। तो इसी प्रकार से हम सबकी खुशबू भी एक दूसरे जैसी नहीं है, हम अपनी एक अद्भुत खुशबू, जिसे हम यूनिक कहें, उसे यहाँ बिखेरने आए हैं। तो वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति इस चीज पर अपना ध्यान रखते हैं। फिर क्या है? बीमारी की प्रतिक्रिया। अब हमारा बीमारी के प्रति क्या हमारी प्रक्रिया होती है? जब कोई बीमारी हो जाए तो सिकनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग कहेंगे मैं ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये बीमारी मुझे मार डालेगी,
या मुझे आंशिक रूप से मृतक छोड़ देगी, कि मुझे यहाँ तो कुछ आधा मरा हुआ छोड़ देगी या पूरा ही मार डालेगी। तो इस प्रकार की विचारधारा कि हाय मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, मैं तो कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, मैं किसी भी चीज के काबिल नहीं रहूंगा। पर जो वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं, बीमारी एक शिक्षक है, यह मेरी आत्मा के ज्ञान की नई परतों को खोलने में सहायता करती है। हमारी जो बीमारी है वो एक टीचर की तरह है दोस्तों, और केवल वही व्यक्ति जो इस बीमारी की को केवल बाहर के स्तर पे ना देख के उसके नीचे की परत को देखने की कोशिश करता है और ये प्रश्न उठाता है अपने भीतर कि ये मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये मुझे अपने बारे में क्या बताना चाहती है। ये बीमारी मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि मेरा बॉडी माइंड और मेरे इमोशंस अलाइनमेंट में नहीं है, तो कहाँ पे कमी पेशी चल रही है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो होते हैं अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं और बीमारी को हमेशा अपने उत्थान के लिए यूज करते हैं। उसके साथ जुड़कर नीचे बैठकर रोने धोने का काम नहीं करते, उसके साथ बैठकर अपने जो कहते हैं कि अपनी स्वेच्छा के साथ ऊपर उठने का काम करते हैं। फिर क्या है, बीमारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अब बीमारी के प्रति दृष्टिकोण क्या है, एक बीमारी को पूरी तरह से ठीक हो नहीं किया जा सकता, यानी कि डायबिटीज हो गई, अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, अब तो ये 20 साल चलेगी, अब तो मेरी आखिरी मतलब कि जिसे कह लीजिए सांस के साथ चलेगी। कैंसर हो गया, अब ठीक नहीं हो सकता, अब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। पर जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो कल्याणकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हर बीमारी को पूरी तरह से उल्टा किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। डायबिटीज है उसे पूरी तरह से हील किया जा सकता है, कैंसर है उसे पूरी तरह से हील किया जा सकता है। दोस्तों हम अपने पर्सनल सेशंस में, जब हम पर्सनल सेशंस करते हैं, लोगों के साथ 1-to-1 काम करते हैं, एज अ थेरेपिस्ट हम इतने सारे केसेस को मिलते हैं जिन्होंने अपना कैंसर रिवर्स किया है, जिन्होंने एक एडवांस लेवल का कैंसर अपने ऊपर काम करके अपने इन चारों क्षेत्रों को समझकर इनको पूरा रिवर्स किया है, अपने बीपी को एक तरह से नॉर्मल लेकर आए हैं, अपने डायबिटीज, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब चीजों पर जिन्होंने काम किया है, एलोपेशिया, बहुत सारी चीजों पर, माइग्रेन, इतनी सारी चीजों पर काम किया है और पूरी तरह से उसको रिवर्स किया है। तो ये पूरी तरह से हो सकता है। स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, अब इन व्यक्तियों का स्वयं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। जो बीमारी कॉन्शियसनेस वाले हैं, मैं अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करता हूँ, ज्यादा काम करता हूँ। अब क्या है, ये अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। अब सिर में कोई दिक्कत है, पाँव में कोई दिक्कत है, उसको ना देखते हुए भी सब नजरअंदाज करके इधर उधर जाना, काम में व्यस्त रहना, उसमें लगे रहना। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है अगर मैं काम नहीं करूंगा या ना काम नहीं करूंगी तो क्या होगा, मेरी जो जो मेरा मूल्य है इस सृष्टि में वो पूर्ण नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे दूसरों का सामर्थ्य नहीं मिलेगा, मुझे दूसरों की जिसे कह लीजिए कि रजामंदी नहीं मिलेगी। तो दूसरों की रजामंदी के लिए ये अपने आप को कहीं ना कहीं खत्म करते रहते हैं। पर वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग क्या करते हैं, स्वस्थ आत्मा देखभाल, स्पष्ट सीमाएं, कार्य जीवन संतुलन, अंतर ज्ञान को सुनना, ये सब चीजों को इकट्ठा लेकर चलते हैं। अपने होलिस्टिक क्षेत्र पर देखते हैं, केवल बॉडी पर नहीं, माइंड पर, इमोशंस पर और अपनी स्पिरिट पर ध्यान देते हैं। और स्वस्थ स्पष्ट सीमाएं, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप को खींच खींच कर जबरदस्ती अपने साथ काम करते हैं, पर अपनी सीमाओं को बना के रखते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी सीमाओं को जबरदस्ती खींचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। और कार्य जीवन में संतुलन, अपने वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना, कि काम भी करना, ना ही केवल लिटे रहना, दोनों के बीच का संतुलन।
और अंतर्ज्ञान को सुनना, अपनी आत्मा को जानना, अपने भीतर की विजडम को जानना, ये लोग उस पर भी ध्यान देते हैं। अब इसके आगे क्या है? परिणाम। जो परिणाम यानी कि जो आउटकम होता है, जो बीमारी की चेतना वाले लोग होते हैं, उनका परिणाम हमेशा कहाँ जुड़ा होता है? मैं दुखी, उदास, चिंतित और बीमार हूं। अंत में उनका यही सोचना है, मैं खोया हुआ, निराश और अधूरा महसूस करता हूं। तो ये विचारधारा के साथ करना कि मैं जो मर्जी कर लूं, मैं दुखी ही रहूंगा, बीमार ही रहूंगा, चिंतित ही रहूंगा, और अगर चिंता नहीं भी होगी तो ये अपने लिए चिंता ढूंढेंगे ताकि मैं चिंतित रहूं। तो इस प्रवृत्ति में घुसे रहें। और वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग क्या करेंगे? मेरे पास एक महान जीवन है, मैं प्रामाणिक रूप से खुश और स्वस्थ हूं, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं। तो हर श्वास में ये अपने जीवन के उद्देश्य को जीना महसूस करते हैं। हर श्वास में हर्ष और उल्लास से आगे बढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके लिए ये नहीं है कि जीवन के उस कार्य को पकड़ना जो मुझे अच्छा लगता है। इनके लिए वो है कि जीवन के हर कार्य को मुझे अपनी बेस्ट देकर और हर्ष और उल्लास से करना। जीने की इच्छा। अब हमारी लाइफ अर्ज कि मेरी जीवन जीने की इच्छा के ऊपर क्या दृष्टिकोण है। जो बीमारी वाली चेतना वाले होते हैं, मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अब क्या है? इनका ध्यान बना रहेगा, कब मेरी छुट्टी होगी, छुट्टी यानी कि कब मैं इस शरीर से बाहर जाऊंगा, कब मेरी मुक्ति होगी, कब इस शरीर से जो पीड़ा है इससे मुक्ति होगी, मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ क्यों धक्का मार दिया, मेरे कर्म एक पनिशमेंट है, ये जेल है। ऐसी प्रवृत्ति में रहना। और जब हम इस प्रवृत्ति में फंस जाते हैं तो क्या होता है? फिर कहीं ना कहीं हम आमंत्रित करते हैं बीमारियों को, क्योंकि आप जीना नहीं चाहते। अगर आप जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखते तो जीवन भी आपके साथ कहीं ना कहीं अपनी शक्ति क्षीण करने लगता है, आपसे एक डिस्कनेक्शन बनाने लगता है, और उस डिस्कनेक्शन में आप आमंत्रित करते हैं बीमारियों को। बहुत बार देखा गया है, जैसे हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। अब उस प्रियजन की मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारी विचारधारा चलती है, मुझे भी जाना है उसके पास, मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे नहीं जीना। हम उसी मुझे नहीं जीना में आप देखेंगे धीरे धीरे आप भी बीमारी को कहीं ना कहीं अपने अंदर आमंत्रित कर लेते हैं। तो आप खुद सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति चला गया, क्या आपके इस तरह से अपने जीवन को क्षीण करने से क्या वो खुश होंगे? वो नहीं खुश होंगे। वो तब तक खुश नहीं होंगे जब तक आप अपने जीवन को खुशी से नहीं जिएंगे, जब तक आप अपने जीवन की जो इच्छा है उसे तीव्र बनाकर अपने जीवन के उद्देश्य की ओर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारे वेलनेस कॉन्शियसनेस है, जो कल्याणकारी चेतना है, इसमें लोग मैं जीना चाहता हूँ क्योंकि जीवन सुंदर है और अभी बहुत कुछ हासिल करना है। तो बहुत सारे लोग, जब हम कहें कि मैं 60 बरस जीऊंगा, मैं 70 बरस जीऊंगा, उनको लगता है बहुत हो गया, अब तो इसके बाद जाना है। पर ऐसा नहीं दोस्तों। हम इस शरीर में, हमारे शरीर में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि हम कम से कम 300 बरस अपने शरीर में रह सकते हैं। तो अपने आप को आमंत्रित कीजिए कि मैं इस शरीर में कम से कम 100 वर्ष तो जीऊंगा। और अगर हम ज्यादा इस शरीर में रहेंगे तो क्या होगा? हम ज्यादा योगदान कर पाएंगे इस सृष्टि को अपनी चेतना से विकसित करने में, और दूसरों को अपनी प्रकाश बांटने में और जोत से जोत जलाने में हम सहायता कर पाएंगे। तो कितना अच्छा कार्य है ये। जरूरी नहीं है कि इस शरीर को छोड़ के फिर अगले शरीर में आना, फिर लेना। हम वो भी कर सकते हैं, पर इस शरीर का भी अच्छे से लाभ उठाना। तो अपने जीवन के प्रति एक तीव्रता का भाव रखना, इच्छा का भाव कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अच्छे से जीऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मृत्यु तो जब आना है तब आना है, पर जब तक नहीं आई है तब तक मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से जीऊंगा। तो इस प्रवृत्ति से जब हम चलते हैं तो क्या होता है? जीवन में हम सुंदरता को देखते हैं और ना ही हम जीवन की ठोकरों के साथ नीचे बैठ जाते हैं।
मृत्यु। अब मृत्यु के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है? बीमारी की चेतना वाले लोग कहेंगे मुझे मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि यह दर्दनाक अनुभव है और यह मुझे मेरे प्रियजनों से अलग कर दे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मृत्यु का अनुभव नहीं लेना, क्योंकि यह डरावना है। पता नहीं शरीर छोड़ते हुए कितना ज्यादा दर्द होगा, और दर्द होगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा मृत्यु के बाद। पर जो वेलनेस कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि मृत्यु केवल एक क्रिया है जिससे होकर हम आगे गुजरते हैं। मृत्यु केवल शरीर की होती है, मृत्यु हमारी आत्मा की नहीं होती है दोस्तों। वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ केवल इतना है कि जो आप आत्मा हो, जो मृत्यु से परे है, अब यह शरीर उसको पकड़ने में, उसको रखने में अब इतना सामर्थ्य नहीं रखता है। इसीलिए इस शरीर को झड़ना होता है, तभी हम नए शरीर को पा पाते हैं। जैसे आप मिसाल के रूप में लीजिए, अगर आज आपने जो कपड़े पहने हैं, आप 10 दिन 20 दिन उन कपड़ों को उतारेंगे नहीं, पहने रखेंगे, तो क्या होगा? वो कपड़े गंदे होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा वो खुद ब खुद फट जाएंगे। फिर आपको हार कर नए कपड़े पहनने ही होंगे। तो हमारा स्थूल शरीर भी इन कपड़ों की तरह है दोस्तों। आप उसे 60 वर्ष 70 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष पहनेंगे, पर कहीं ना कहीं जाकर वो फटने लगेगा। और उसकी जो उसके अंदर जो दिव्य आत्मा है, जो प्रकाश है, उसको वो कहीं ना कहीं अपने भीतर पकड़ने में कहीं ना कहीं असमर्थ होने लगेगा। और फिर उसे यह शरीर अपने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को, नए वस्त्रों को धारण करना ही होगा। और इसी से ही, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व केवल हमारे स्थूल शरीर का होता है। हमारे सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता। और दूसरा, हम कभी भी अपने प्रियजनों से अलग नहीं होते। हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे, क्योंकि हम सब ऊर्जा से बने हैं। और जब हम अपने सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के समान बन जाते हैं, तो हम जान पाते हैं कि मैं दूसरे से अलग नहीं हूँ, क्योंकि वो भी ऊर्जा है और मैं भी वही हूँ जो वो है, और हम सब एक हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको अपने आप को ये देखना है, अपने भीतर ये झांकना है, और अपने आप को कहीं ना कहीं देखना है कि मेरी ज्यादातर चेतना किस कक्ष में, किस क्षेत्र में ज्यादा जुड़ रही है। क्या मैं ज्यादा बीमारी की चेतना पर जुड़ा हुआ हूँ, या मेरा जो स्वभाव है अपने जीवन को, रवैया जो मेरा है जीवन के प्रति, वो कल्याणकारी चेतना के प्रति है। तो दोस्तों, जब आप इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर कहीं ना कहीं आपको सुधार करना है, तो आप अपने आप को एक कॉन्शियस तरीके से ध्यान करते हुए हम अपने आप को अपनी कल्याणकारी चेतना में लेकर आ सकते हैं, वेलनेस की चेतना में, जहाँ सब कुछ पूर्ण है, जहाँ हम पूर्णता से बने हैं, जहाँ हम में से कुछ निकल भी जाए तब भी हम पूर्ण ही रहेंगे। तो ऐसी चेतना में खुद को रखें। तो दोस्तों, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, इस वेलनेस कॉन्शियसनेस में अपने आप को जोड़िए, क्योंकि जितना आपका दृष्टिकोण अपनी वेलनेस से जुड़ा रहेगा, अपने पूर्णता से, अपने कल्याण की चेतना से जुड़ा रहेगा, उतना आपका शरीर, उतना आपका मन, उतनी आपकी भावनाएं और आपका जो संपूर्ण स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो दोस्तों, आगे चलते हुए आज मैं आपके साथ ये 7 प्रकार के सूत्र भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 7 प्रकार के सूत्र जो आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए है, आपके स्व उपचार के लिए है, जो आपको कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो स्वास्थ्य है, जो केवल बॉडी पर नहीं जुड़ा हुआ है, होल है, और अपने स्वास्थ्य को देखने का एक जो दृष्टिकोण है, ये उसको बढ़ाने का काम करेगा। आइए इन सूत्रों को जानते हैं। सबसे पहला शब्द सूत्र,
मानव शरीर में चंगा करने, मरम्मत करने और पुनरुत्पन्न करने की अनंत शक्ति है। कि हमारा जो शरीर है वो हमें हील करने में और रीजनरेट और मतलब कि रिवाइटलाइज करने में, हमारे शरीर को ठीक करने में पूरी शक्ति उसके अंदर है। तो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर वो सब कुछ है, वो सारी दवाई है जो हमें चाहिए कहीं ना कहीं खुद को स्वस्थ रखने के लिए। हमारी प्रकृति में भी वो सारी चीजें हैं कि अगर हम उसको प्रकृति से लेते हैं तो हम अपने अंदर विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे अंदर चलना चाहिए वो सब कुछ हो सकता है। तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे भीतर खुद ही मौजूद है, पर हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि हम अपने आप को अपने अंदर से हील कर सकते हैं। हमें इस चीज पर भरोसा नहीं है। पर दोस्तों, हम अपने आप को अंदर से पूरी तरह से हील कर सकते हैं। आप सबने ये शब्द सुना होगा, डीएनए। डीएनए जैसे हमारा पूर्वजों से डीएनए चलता हुआ आता है और हम तक पहुंचता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक, जिसे कह लीजिए कि हमारी आत्मा का ब्लूप्रिंट है। अब आत्मा क्या है? आत्मा को कोई रोग नहीं होता, आत्मा बीमारी से आगे है, आत्मा स्वस्थता से भी आगे है, उसके अंदर पूर्ण शक्ति है, आत्मा अनंत है। तो उस प्रकार का जो ब्लूप्रिंट होता है हमारे डीएनए के अंदर होता है दोस्तों। यानी कि हमारा डीएनए भी एक अनंत का भाव रखता है, पूरा सशक्त भाव रखता है, अपने आप को स्वस्थता का भाव रखता है। हमारा डीएनए भी एक तरह से इस चीज को बताता है कि ना हमारा कोई अंत है ना हमारा जन्म है, हम चलते ही जा रहे हैं, जैसे हमारी आत्मा चलती जा रही है, निरंतर बहती जा रही है। तो डीएनए क्या है? डीएनए को हम ये भी कह सकते हैं कि एक लाइट जो हमारे अंदर है। अब डीएनए के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात बताता हूँ कि जैसे एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, चूहों को लिया और चूहों का उनका पहले तो उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, उनके जो पेनक्रियास खराब हो गए थे चूहों के, तो उनको उन्होंने एकत्रित करके अपने पास रखा। फिर क्या किया उन्होंने, एक चूहा जो पूरी तरह से स्वस्थ था, उसके डीएनए की जो लाइट थी इन सब लोगों के डीएनए के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ी। जब उन्होंने उस स्वस्थ लाइट को इनकी जो अस्वस्थ शरीर की अवस्था थी उस पर, उनके डीएनए पर छोड़ना शुरू किया, तो क्या हुआ, थोड़े दिनों में वो जो बीमार चूहे थे वो कहीं ना कहीं स्वस्थ होने लगे। तो उनके डीएनए में भी बदलाव आने लगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे डीएनए को बदला जा सकता है। हमारे डीएनए में अगर कोई बीमारी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, हम लाइट से अपने अंदर उस उस डीएनए को बदल सकते हैं। और लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब ये नहीं है कि ट्यूबलाइट के नीचे खड़े हो जाना। लाइट का मतलब क्या है कि हमारे अंदर आकाश गंगा का उतरना, हमारे अंदर उस परम शक्ति के प्रकाश को उतारना, उससे हमारे डीएनए में भी बदलाव आते हैं। आप सब ध्यान करते हैं, हम ध्यान में क्या करते हैं? हम ध्यान में विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी को कैसे ले पाते हैं? जब हमारा मन शांत होने लगता है। तो इसी प्रकार से जब हमारा शरीर उस लाइट को एब्जॉर्ब करने लगता है तो हमारे अंदर जो स्वस्थता का भाव है अपने आप जागरूक होने लगता है और हम अपनी अनंत शक्ति को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं। और दूसरा दूसरा सूत्र क्या है कि प्रेम चिकित्सा का सर्वोच्च रूप है। तो दोस्तों, प्रेम के बारे में हमारे पास बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। अब प्रेम, कभी कभी तो हमें लगता है कि प्रेम दो प्रियजनों के बीच में होता है। प्रेम क्या है? जो एक हस्बैंड वाइफ में होता है, जो एक एक पार्टनर्स में होता है, हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है। प्रेम ऐसा नहीं है दोस्तों।
प्रेम हमारी सृष्टि का आधार है, प्रेम हमारा वास्तविक स्वरूप है, या आप कह लीजिए मित्रता हमारा वास्तविक स्वरूप है। परम शक्ति का स्वरूप ही प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या है कि सबको देखने का भाव रखना, किसी से भी अपनी नजर ना हटाना, उसको चुराना, इसे हम कहते हैं कि प्रेम का भाव है। अब सृष्टि में अगर आप देखेंगे कैसे भगवान, कैसे परम परम शक्ति हमें प्रेम का भाव रखती है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न, जिसे कह लीजिए प्रवृत्तियों के लोग हैं, जंतु हैं, जीव हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से चलते हैं। कईयों को हम बहुत अच्छा लोग बताते हैं, कईयों को दुष्ट बताते हैं, कईयों को यू नो अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। पर आप देखिए, वो परम शक्ति सबके लिए एक समान है, सबको समभाव से देखती है। तो ये प्रेम की परिभाषा है दोस्तों। आप बच्चों को देखिए, बच्चों के अंदर जो स्व प्रेम का भाव होता है वो वास्तविक होता है। जैसे आप छोटे बच्चे को देखेंगे, अगर जब छोटा बच्चा होता है, मल मूत्र कभी भी जब उसका हो जाता है, वो उससे भी घबराते नहीं है। वो अपने यूरिन में ही अपने हाथ भी डाल लेते हैं, अपने पॉटी में भी अपना हाथ डाल लेते हैं। क्या होता है, उनको ये नहीं पता है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। वो सबके प्रति संभाव रखते हैं। ये तो हम हैं जब उनको कहते हैं कि छी छी ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, पर वो सबके प्रति एक समान स्वभाव रखते हैं। और दूसरा, जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने हर इमोशन के प्रति एक समान होते हैं। हम क्या होते हैं, हम अपने इमोशंस के प्रति एक, जिसे कह लीजिए कि जजमेंट का भाव रखते हैं, है ना। हम उसे, हमें अच्छे नहीं लगते, अपने इमोशंस जो अच्छे नहीं होते हम उनको देखते नहीं। खुशी के भाव को हम देखना पसंद करते हैं, पर कई इमोशंस को हम देखना नहीं पसंद करते, जैसे ग्लानि हो गया, डर हो गया, उदासी हो गई, शेम हो गई। हम इनको कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा लेते हैं, इनको देखना नहीं चाहते। पर बच्चा क्या करता है, बच्चा हर भाव को एक समान भाव से देखता है, उसको पूरी तरह से जीता है। उसे जीता है तभी उसके आगे पार हो पाता है। हम अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं जज करते रहते हैं। तो इसीलिए प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब जीवन की हर परिस्थिति के प्रति, जीवन के अपने अंदर हर इमोशन के प्रति उसको देखने का भाव रखना, उसके प्रति दृष्टा का भाव रखना, उससे निगाह ना चुराना, उससे दूर नहीं भागना, उसको देखना कि हाँ ये मेरे अंदर है, और है, मैं इसको प्यार से देख सकता हूँ, संभाव से देख सकता हूँ। आपके संभाव से ही हीलिंग बनने लगेगी। अभी क्या है, कैंसर है, हम इसका नाम भी नहीं लेते। अस्थमा है, हम इसका नाम भी नहीं लेते, हम उसे कहते हैं ये बीमारी, वो बीमारी, उसे ये हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया, उसका नाम नहीं ले। तो देखिए कितनी सारी जजमेंट है उस बीमारी के प्रति। अब जिसके प्रति आप जजमेंट रखेंगे वो तो आपको ज्यादा तंग करेगी ही करेगी। इसीलिए जितना हम कंफर्ट अब उस बीमारी के प्रति बनाएंगे। अब मैं माइग्रेन के लिए क्या करता हूँ, गोली खाओ खत्म करो निकलो, नहीं। अब माइग्रेन के लिए आया है, आई सी यू, मैं देख सकता हूं तुम। इसे कहते हैं प्रेम का भाव रखना। अगर प्रेम का भाव नहीं होगा तो ये मरते दम तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ये कभी भी हील नहीं होगा, क्योंकि आप इसे अटेंशन नहीं दें। तीसरा सूत्र, हीलिंग तब होती है जब हम अपने शरीर के ज्ञान के साथ संरेखण में, कहीं ना कहीं संरेखन में काम करते हैं। संरेखन अर्थात अलाइनमेंट में काम करते हैं। हम अपने शरीर को समझने का प्रयास करते हैं। अब जब तक अपने शरीर को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, हम अपने आप को नहीं समझ सकते, क्योंकि शरीर समझने का, खुद को समझने का सबसे पहली सीढ़ी है दोस्तों। अब क्या है, घर में बने हैं छोले कुलचे, और कहीं ना कहीं बदहजमी हुई हुई है क्योंकि रात को बहुत कुछ खा लिया था। अब सुबह छोले कुलचे देखते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। पर ये नहीं देख रहे कि हमारे अंदर क्या चला, हमें कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए।
पर केवल जीभ के स्वाद के लिए हम अपने शरीर को खराब कर लेते। और जैसी हमारा लाइफस्टाइल है दोस्तों, उसका भी बहुत प्रभाव है। हमारे पुरानी पद्धतियों में जैसे हम कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम होता है कि दिन और रात के चक्र के हिसाब से चलना, जो इनकी जो रिदम बनी हुई है, जो तालमेल है दिन और रात का, उसके हिसाब से चलना। अब क्या है, हम रात को 1 बजे तक, 1:30 बजे तक नहीं सोएंगे, फिर रात सुबह अगर इतनी लेट सोएंगे तो दिन में नींद सुबह 10-11 बजे से पहले नहीं खुलेगी। तो इससे क्या है, आपके जीवन का रूटीन ही बदल गया, रिदम बदल गई। तो अपने जीवन की रिदम को दिन और रात के साथ जोड़ना। भगवान ने अगर रात बनाई है, रात क्यों बनाई है? ताकि हमारे घरों में लाइट्स डिम हो। आप देखेंगे जब पुराने पूर्वज क्या करते थे, वो लाइट्स सारा वक्त दिन रात में अपने घर को रोशन नहीं रखते थे, केवल 2-3 दिए जला के रखते थे, क्योंकि हमारे माइंड को अब रेस्ट चाहिए। हम अपने आप को एक तरह से तैयार कर रहे हैं कि तुम रेस्ट में जा सकते हो। पर अगर आप एक चकाचौंध रोशनी में अपनी रातों को भी बैठे रहेंगे, तो आपकी आंखों में नींद क्या, आराम भी नहीं, शुरू भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम रात को सोने का शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक केमिकल निकलना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारे अंदर अपनी ध्यान की अवस्था में भी निकलता है, हमारे पीनियल ग्लैंड में से यहाँ से निकलना शुरू होता है। पर उसको निकलने के लिए हमें अपने आप को एक रेस्ट जोन में डालना होगा, रिलैक्स जोन। अब रिलैक्स करना हमने नहीं सीखा, तो रिलैक्स करना नहीं सीखा तो कैसे हमारे अंदर मेलाटोनिन की अवस्था कम होती जाएगी, और अवस्था कम होगी तो फिर हमें इंसोम्निया होगा, नींद ना आने की बीमारी जिसे हम कहते हैं, डिप्रेशन होगा, माइग्रेन होगा, हमारे अंदर एक फ्रेशनेस नहीं होगी जब हम सुबह उठेंगे। तो ये सारा हमारे जीवन के रिदम से चलता है। हमारे शरीर के हर ऑर्गन का एक चक्र होता है दोस्तों, एक जिसे हम कहते हैं कि एक अ, घड़ी की तरह चलते हैं। हमारी बोवल मूवमेंट्स कब होती हैं? सुबह मॉर्निंग में। हम मॉर्निंग में अपना पेट साफ करते हैं, क्योंकि वो समय उस चीज का है। जो व्यक्ति उस चीज को मिस कर देगा, शाम को जाएगा, रात को जाएगा, अपना पेट साफ करेगा, उससे क्या होगा, आप अपने जीवन का रिदम खराब कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन उनको रहेगी, तो क्या होगा, फिर हम अपने जीवन के चक्र को जब खराब कर लेंगे, फिर वो कहीं ना कहीं शरीर में हमें दिखने लगेगा। तो अपने लाइफस्टाइल को भी, अपने शरीर को समझना है, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। चौथा सूत्र जो हमें बताता है कि तन नित्य मन के साथ मन की सेवा करता है। तो तन, जिसे हम शरीर कहते हैं, उसका अपने आप में एक व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। वो अपनी ऊर्जा कहाँ से लेता है? अपने मन से। तो मन में जो चलेगा वैसा ही हमारे तन में दिखेगा, जैसा मन वैसा तन। तो मन जैसा हमारा प्रवृत्ति रखेगा, मन कैसा महसूस करता है खाना खाते हुए। एक आलू का पराठा खाया, खूब सारी डाइटिंग कर रहे हैं और आलू का पराठा हुआ, खाते हुए सोच रहे हैं ये तो मुझे आज बहुत मोटा करेगा। आप चाहे 1 साल के बाद आलू पराठा खाएं, पर आपको वो मोटा करके छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर प्रोग्रामिंग ही ऐसी डाली। आप अपने अंदर अपने बारे में क्या सोचते हैं? शीशे में देखते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं छोटा हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मैं बुरा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। तो ये क्या है? ये आपके जीवन की सृष्टि को कहीं ना कहीं स्थापित कर रहा है उन संस्कारों में ही, और फिर ये संस्कार आपको आपके शरीर में दिखने लगे। जैसे कि मिसाल के रूप में, जब हम अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलते हुए समय के साथ बदल नहीं पाते, तो क्या होता है, हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द, आर्थराइटिस रहने लगता है। क्यों रहने लगता है? क्योंकि यहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरी बाजू कहाँ से घूमती है? इस जोड़ से। तो जब मैं जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण के साथ नहीं चल सकता, तो क्या करता है, मेरी यहाँ से कहीं ना कहीं दर्दे, घुटनों में, मेरे जोड़ों में वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है।
तो मुझे समझना है अपने पीड़ा को, अपने पेन को कहीं ना कहीं एक गहरे स्वरूप से। तो केवल तन के लेवल पर नहीं अपने आप को समझना, मन पर भी अपने आप को समझना है। जो अपने मन के स्तर पर खुद को जानने का प्रयास करता है, वो अपने तन की सफाई बेहतर रूप से कर सकता है। पांचवा सूत्र, आस्था के साथ सभी उपचार कार्य करता है। अब क्या है दोस्तों, जिस चीज में आपका फेथ नहीं है, उस पर आपका विश्वास नहीं है, तो आपका फिर उसके अंदर हीलिंग नहीं होगा। जैसे डॉक्टर का एक ये कहना ही कि तुम ठीक हो जाओगे, हमारा फेथ का काम करता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर हमें प्लेसेबो प्लेसेबो पिल्स कहते हैं, उनको प्लेसेबो पिल्स दे देते हैं। प्लेसेबो पिल्स क्या होता है, होती तो वो चीनी की गोली है, पर क्योंकि डॉक्टर ने दी है और डॉक्टर ने ये कह दिया तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे इसको खाने के बाद, तो वही विश्वास हमें हील करता है, ना कि वो दवाई, ना कि वो चीनी की गोली दोस्तों। तो अगर आपके अंदर विश्वास है किसी भी चीज को करते हुए, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है कि मैं अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता हूँ, हो सकता हूँ, अपनी भयंकर से भयंकर रोग को, बीमारी को उल्ट कर सकता हूँ, उसे पूरी तरह से रोग से मुक्त हो सकता हूँ, और आपके अंदर पूरा फेथ है, तो क्या होगा, आप उसे पूरी तरह से हील कर सकते हैं। जैसे ब्रैडन बेस करके एक महिला है, ब्रैडन बेस एक किताब भी लिखी है उन्होंने, द जर्नी। वो अपनी किताब में बताती हैं कि उनका पेट एक बार नीचे से उनके गर्भाशय से एक बहुत बड़े फूल गया एकदम से। तो जब वो डॉक्टर के पास गई, तो और डॉक्टर ने उनका वहां पे चेकअप किया, तो देखा गया कि उनके अंदर एक फुटबॉल के साइज का उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड था। अब जब फाइब्रॉइड था, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इमीडिएटली इसे सर्जरी से आपको ठीक करवाना होगा। तो उन्होंने पर अपने आप को 3 महीने का समय दिया, उस पर काम किया, और 3 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो कहीं ना कहीं वो फाइब्रॉइड खुद ही क्लीन हो चुका, खुद ही साफ हो चुका। तो कैसे, अपने स्व उपचार पर, अपनी सेल्फ हीलिंग पर पूरा भरोसा रखते हुए, अडिग रहते हुए कि मैं पूरी तरह से अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को समझूंगा, और अपने हर परत पर, हर स्तर पर, हर क्षेत्र में काम करूंगा, और इसको करते हुए मैं धीरे धीरे अपनी स्वस्थता की ऊंचाइयों को पाऊंगा। छठा सूत्र, मानव जाति के लिए जाना जाने वाला सबसे गहरा उपचार अपने अंतर शिशु और उसके भीतर के घावों को भरना है। अब अंतर शिशु क्या है दोस्तों, अंतर शिशु यानी कि हमारा इनर चाइल्ड। अब जब हम बचपन में होते हैं, हम एक बहुत ही प्रेममय स्वरूप में होते हैं दोस्तों। अब पर जैसे जैसे हमें जीवन की कठिनाइयां, परिस्थितियों से हम जूझते हैं, उनसे होकर गुजरते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन जीने का नजरिया भी बदलने लगता है। तो जब जीवन जीने का नजरिया बदलने लगता है, क्योंकि हमारे जीवन में संघर्ष आया, कईयों को माता पिता का प्यार नहीं मिला, कईयों को अटेंशन नहीं मिली, कईयों को स्कूल में मौकरी मिली, कईयों को ये बताया गया कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नालायक हो। तो जब हमारे अंदर बचपन में ये चीजें फीड की जाती हैं दोस्तों, तो क्या होता है, हमारे अंदर वो बड़े होकर भी, परिपक्व होकर भी, मैच्योर होकर भी, हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं दिखने लगती हैं। भले ही हम 30 वर्ष के हो जाए, 40 के हो जाए, 60 के हो जाए, पर हमारा जो बचपन का जो हमारा अनुभव होता है, वो कहीं ना कहीं एक भूमिका का काम करता है, हमारे आचरण को, हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए या उसे बिगाड़ने के लिए। तो हम सबको कहीं ना कहीं अगर अपने आप को हील करना है, तो हीलिंग की सारी रूट्स हमारे इनर चाइल्ड में होती हैं, हमारे चाइल्डहुड में होती हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं, उनको समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो सारी रूट्स हैं, उनके इश्यूज की, उनके हेल्थ इश्यूज की, वो उनकी चाइल्डहुड के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। मैं हाल ही में, थोड़ा समय हुआ,
अभी मैं किसी के साथ हम सेशंस कर रहे थे, तो उन महिला ने मुझे बताया कि उनके कंधों में दर्द रहता है। और कंधों में दर्द कैसे रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी जीवन में कोई प्रेशर आता है तो उनके कंधों में दर्द होने लगता है। अब उन्होंने बहुत सारी दवाई खाई, इस चीज पे बहुत सारा काम किया, मतलब कि पर उनके जो कंधों का दर्द है वो हमेशा कहीं ना कहीं वापस ही आता है। थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए ठीक हुआ, पर फिर ना कहीं अगर कोई प्रेशर आया तो फिर से वो आने लगा। तो उन्होंने सेशन के अंदर जब इसे एक्सप्लोर किया और अपनी पहली चीज जब यहाँ पे जब ये बना था उस याद को जिया, तो उनको समझ आया कि बचपन में, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी और घर में पिता जब नहीं थे, तो क्या हुआ, घर की जो सारी जिम्मेदारी थी छोटे होते से ही, 8-9 वर्ष से ही उनके कंधों पर आ गई। और जब वो कंधों पर, एक नन्हे बच्चे के कंधों पर वो 8-9 वर्ष में जब वो चीजें आ गई, तो क्या हुआ, प्रेशर धीरे धीरे बनने लगा, बोझ धीरे धीरे बनने लगा, और वो कहीं ना कहीं उसने फिर वहां से स्वरूप ले लिया, कंधों को दर्द होने का। तो जब उन्होंने उस बचपन के स्वरूप से कहा कि तुम इस प्रेशर को रिलीज कर सकते हो, अब तुम्हें इस प्रेशर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, और उस जो उसको रिलीव किया उसके इमोशन को, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनका जो ये प्रेशर था अपने आप ही रिलीज होने लगा। और कुछ समय के बाद, लगभग 1.5-2 महीने के बाद, जब मैं उनसे मिला और मैंने उनको पूछा कि इस 1.5-2 महीने में उनको ये वापस से ये कंधों का दर्द कहीं ना कहीं हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे बचपन में कहीं ना कहीं वो सब अनुभवों की जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दिखते हैं, वो एक विचारधारा से बने हुए हैं, और वो विचारधारा कहाँ बनती है, कहीं ना कहीं हमारे बचपन से जुड़ी होती है। और जब हम अपने बचपन के स्वरूप को कहीं ना कहीं स्वीकार करने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ाने लगते हैं। हमारा 7वां और आखिरी सूत्र, बीमारी की अपने आप में कोई भी सच्चाई नहीं है दोस्तों। हमारा प्राकृतिक स्वरूप बीमारी नहीं है, हमारा प्राकृतिक स्वरूप स्वस्थता है। हम किसी भी बीमारी को लेकर पैदा नहीं होते, क्योंकि आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती। अगर हमारा स्वरूप आत्मा है, तो क्या आपने देखा है किसी की आत्मा को माइग्रेन हो, किसी की आत्मा को कैंसर हो, किसी की आत्मा का फैटी लीवर हो? नहीं। इसीलिए हमारा जो असली स्वरूप है वो बीमारी से ऊपर है। हमारा असली स्वरूप है हीलिंग। तो अगर हमने इस शरीर में, इस समय में हमने अपने अंदर कोई बीमारी अनुभव करते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है कि ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जुड़ी है, आत्मा में कोई भी बीमारी नहीं है। और जब हम इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाते हैं, तो क्या होता है, आत्मा से निकलता हुआ प्रकाश हमारे हर तरफ, हर क्षेत्र में अपनी स्वस्थता को बिखेरता है, और हमें बताते हैं, हमें समझ आता है कि हम पूर्ण हैं, पूर्ण थे, और पूर्ण ही रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, फिर हम बीमारी को एक टीचर की तरह लह पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार नहीं होते, हम बीमार हो सकते हैं, पर बीमारी, जैसे आप एक सड़क पर चल रहे हैं, आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, अपनी स्कूटर चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, एकदम से आपके आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, तो फिर क्या करेंगे आप, या तो उछलेंगे या धीरे से अपनी थोड़ी ब्रेक्स लगाएंगे ताकि आप उससे गुजर जा सके। तो जो उछलेगा वो क्या होगा, वो जो जागरूक नहीं है चलाता हुआ, और जो ब्रेक लगा रहा है वो कौन है, जो जागरूक है और जिसने धीरे धीरे ब्रेक लगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमारा जीवन भी एक सड़क की तरह है जिस पर आप अपने जीवन की गाड़ी को चलाते जा रहे हैं। अब कोई चीज अगर आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और आप अपने जीवन की आदतों में, जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी मनोवस्था है, आप उसके प्रति, आपकी हैबिट्स हैं, उसके प्रति अगर जागरूक नहीं है, तो स्पीड ब्रेकर क्या है, स्पीड ब्रेकर एक बीमारी है। फिर आप उससे उछल कर कहीं ना कहीं गिर जाएंगे या संभल जाएंगे,
फिर आपको समझ आएगा नहीं मुझे ध्यान से चलाना है। पर एक जागरूक व्यक्ति जो जीवन में ऑलरेडी जागरूकता से चल रहा है, वो समझेगा कि अगर ये बीमारी आई है, मैं थोड़ा धीरे से चलूं ताकि मैं इस बीमारी से पार जा सकूं। तो बीमारी उस स्पीड ब्रेकर की तरह है दोस्तों, जो हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं हमारे जीवन रूपी सड़क से बेहतर करती है और अपने जीवन को अच्छे से चलाने में कहीं ना कहीं हमारी सहायता करती है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब आप अपने साथ समय व्यतीत करें, कल आपके पास अभी 24 घंटे हैं, आपने जो आज सीखा है और आपको आपके जीवन के बारे में, आपको आपके मन, बुद्धि, मन, शरीर और भावनाओं के बारे में जो कुछ भी आपको समझ आया है और कैसे आपने, क्या कारण हो सकता है अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, उस चीज को कहीं ना कहीं अगर आपने समझा है, तो आप अपनी डायरी में नोट करिए, उसके ऊपर मनन चिंतन करिए, उसको समझिए। तो फिर क्या होगा, आप उसके और ज्यादा प्रगति कर सकते हैं, उसको और अच्छे से हील कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ किसी